हेलो स्टूडेंट, टॉपर बनाने में आपका मेहनत और हमारा प्रयास जारी है। 2024 का टॉपर बनाने के लिए 10 इसमें हम ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आपको 2011, 2015, 2013 तथा 2021-19 में पूछे गए प्रश्न है। तो हम आपको टॉपर बनाने में यहाँ पर बहुत मदद करेंगे तथा यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए एक शायरी भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम आपको शायरी देंगे और पीडीएफ भी हम तैयार कर रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आप सब बताएंगे कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पित्तल क्या है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब सबसे पहले दीजिए कि हमको भी शायद पता चले कि आपका कितना तैयारी, आप कितना पानी में हो, कितना पढ़ रहे हो, हमको पता चलना चाहिए ना। तो आप इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए कि पित्तल क्या है। ठीक है, यहाँ तक आप अपना जवाब दे दीजिए। चलिए, पित्तल क्या है तो धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है, ये आपको बताना है कि पित्तल क्या है। ठीक है, तो पित्तल ना तो धातु है, न तो अधातु है, न तो उपधातु है। पित्तल मिश्र धातु, दो धातुओं के मिलने से बना है पित्तल। तो ये तो हो गया थंबनेल वाला। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को देख लेंगे, जो कि यहाँ पर सभी सभी जितने यूट्यूबर को देखे होंगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताते जाते हैं, हम उससे रिलेटेड भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए सबसे पहले। तो आपको नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट पे दे दीजिए क्योंकि हमें भी पता चले कि आप जानते हैं इसका जवाब। तो ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हम यहाँ पर जवाब आप देते जाइए कमेंट में, आपको पता है तो। हवा होगा कि हीरा का होगा कि शीशा का होगा कि जल का होगा। पूछा कि किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं, जो कि आपको टॉपर बनने में बहुत ही मदद करेगा। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। न तो हवा का अधिक होता है, न तो शीशा का अधिक होता है, न तो जल का अधिक होता है। तो किसका होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो पूछ देता है कभी कभी कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42, कितना आपको ये माइंड में रखना है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो कि सबसे अधिक है। जो ये चारों ऑप्शन दिले हैं उसमें से सबसे अधिक है हीरा का अपवर्तनांक। इसमें VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे माइंड कॉन्सेप्ट तथा दिल के साथ याद करिए कि हम कभी इस क्वेश्चन को नहीं भुलाएं। ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तथा किसका अधिक होता है, एकदम आपको बता देते हैं। 2012 में पूछा गया है। 2000 एक में तो परीक्षा नहीं हुआ, कहाँ से हम बता दें। 2001 में नहीं, 2001 में शायद इसका अपवर्तनांक पूछा था। ठीक है, 2001 में इसका अपवर्तनांक पूछा था। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से इसको जूम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूछा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि शून्य होती है, या कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक होती है। ये आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और कभी कभी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ रखना, VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। पूछ देता है कभी कभी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का पूछ देगा तो धनात्मक, उत्तल तो धनात्मक और अवतल तो ऋणात्मक। तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर अपना दे देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए अपना हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपको टॉपर बनने में बहुत ही मेहनत करेगा, मतलब मदद करेगा। तो हम उस शायरी को भी यहाँ पर हम सुना देंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, सब शायरी को भी यहाँ पर सुना देते हैं क्वेश्चन को जूम करके। शायद आपको क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा।
तो यहाँ पर शायरी है कि आप मेहनत इतना करें, आप मेहनत इतना करें कि किस्मत भी बोले ले लो बेटा ये तो तेरा हक है। आप जानते हैं ना कि आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपके साथ देगी, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, आप हमारे वीडियो को रोजाना देखिए कि हम ऐसे ऐसे आपको वीडियो लाते रहते हैं जो कि एकदम 2024 एग्जाम में आपको टॉपर बनाकर ही रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो, ठीक है यहाँ तक। तो उसके बीच संबंध बताना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। वो फोकस दूरी एफ हो, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बटा 2 यह होता है। तो ऐसा आप जहाँ पर देखिए एफ बराबर आर बाई टू, आप जहाँ पर देखिए उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ बराबर आर बाई टू, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा तो एफ बराबर आर बाई टू, जो कि सही राइट आंसर है। तो इसमें हम 10 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो अभी 3 प्रश्न हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पूछा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, ये आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं कि उत्तल एवं अवतल दोनों को कहते हैं कि बाइफोकल लेंस को कहते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। किस लेंस का वो अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी, यहाँ पर अपसारी, आप इसे ध्यान में माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद करिएगा। अपसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी, ठीक है। शायद आप यहाँ तक समझ गए हो, आशा करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम कराएंगे। है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये ऐसे प्रश्न जो आपके 2024 के एग्जाम में लगभग आ सकते हैं, तो आप इसे माइंड कॉन्सेप्ट के साथ ही याद करिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर दीजिए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप इसका जवाब दीजिए कि C12H22O11 होता है, कि C6H12O6 होता है, कि CH3COOH होता है, कि CH3CHO होता है। आपको बताना कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। C6H12O6 होता है। अगर यही सूत्र यह पूछे कि यह किसका सूत्र है, तो चीनी का है। C12H22O11 किसका सूत्र है, चीनी का है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, किस पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, कि प्लास्टिक को कहते हैं, कि क्लोरोफिल को कहते हैं, कि क्वांटोसोम को कहते हैं। ये आपको बताना है कि किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई हम क्लोरोफिल को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषी इकाई हम किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं है क्वेश्चन, आगे बढ़ाते हैं। 4 क्वेश्चन और है जो कि आपको बहुत ही मेहनत से याद करना पड़ेगा। कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ये आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजक द्वारा बना रहता है, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है, कि अपघटन द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कैसे बना रहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है, ठीक है। यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। आगे चलते हैं। कहा कि भोजन के पाचक में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो पित्त रस की होती है। ये आपको बताना है कि अग्नाशय रस का होता है, कि इनमें से सभी का होता है, कि आंत रस का। ये आपको बताना है कि किसका होता है। तो भोजन में पाचन में निम्नलिखित में सभी यहाँ पर जो भी दिल है रस, यहाँ पर सभी का भूमिका होता है, अर्थात इनमें से सभी की भूमिका होती है, ठीक है। यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन को इसमें रिवीजन कराए हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। यहाँ आपको जवाब देना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी है, कि छोटी आंत है, कि ग्रास नली है, कि अमाशय है। ये आपको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, ये आपको बताना है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत हो जाता है। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है कि आहार नाल का सबसे क्या हो जाता है, आहार नाल का सबसे छोटा भाग कौन हो जाता है, छोटी आंत। सबसे लंबा भाग कौन हो जाता है, छोटी आंत। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि
मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। पूछा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, ग्रसनी से कि मुख गुहा से कि अमाशय से कि छोटी आंत से। ये आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से होता है। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है कि मनुष्य कहाँ से शुरुआत करता है, खाने के लिए कहाँ से शुरुआत करता है, तो मुख गुहा से शुरुआत करता है। तो यह VVI क्वेश्चन था, आप इसे माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद करेगा, जो कि 2024 के एग्जाम में, जो कि 2024 के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप अभी तक बिहार वाले सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेटेस्ट आपके लिए लाते रहते हैं। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, और आप लोगों भी मेरी कामना करें कि मैं जल्द से जल्द वायरल हूँ।